हाँ तो मित्रों, बजट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दूसरे पार्ट में स्वागत है, जिसमें हम लोग ये इनकम टैक्स और दूसरे डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, सेस सरचार्ज और लेटेस्ट बजट में क्या डेटा है वो सब एमसीक्यू के लिए रटने वाले हैं। रट्टा मारो जिंदाबाद। इस थंबनेल में मैंने ये नींबू निचोड़ने वाला थंबनेल में क्यों रखता हूँ इनकम टैक्स के लिए, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बताना। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बजट का इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ बजट, अलग अलग प्रकार के डेफिसिट और उसका जो लेटेस्ट डेटा याद रखना था एग्जाम के लिए वो हम कर चुके हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे अलग अलग टैक्सेस। टैक्सेस में आप समझो सबसे फेवरेट प्रश्न क्या होता है नॉन आईएएस एग्जाम में, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी वगैरह में, कि इनमें से कौन से टैक्स में सबसे ज्यादा इनकम होने वाली है लेटेस्ट बजट में। हाँ तो वो रट के जाना है। देखिए 2024 का जो बजट है, मतलब असल में हम क्या बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, उस समय के अंदर सरकार को उम्मीद है कि सबसे ज्यादा उनको इनकम होगी इनकम टैक्स यानी आयकर से, करीब कितना, 11,56,000। दूसरे नंबर पे जीएसटी से, तीसरे नंबर पे कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर जो कंपनियों के प्रॉफिट पे होता है। फिर ये पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल वगैरह पर जीएसटी नहीं लगता, अलग से एक्साइज ड्यूटी लगती है, उत्पाद शुल्क। हाँ तो उसमें मतलब चौथे नंबर पे उसमें से आमदनी होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क, वो 5वें नंबर पे। और छठे नंबर पर सर्विस टैक्स। अब देखिए आज की तारीख में जैसे कोचिंग सर्विस है उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन जब जीएसटी नहीं था, मतलब 2017 से पहले, उन सब सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स। जीएसटी आने पर सर्विस टैक्स तो बंद हो गया, लेकिन फिर भी समझो कोई पुराना केस है जिसको उसने भरा नहीं था, रेड हुई थी, केस चला एंड अल्टीमेटली अभी जाके उसको भरना पड़ा टैक्स। तो ऐसे जो मामले होते हैं जिसको हम कहें लेगेसी इश्यूज, ऐसा करके 100 करोड़ वहां से आएंगे ऐसी सरकार को उम्मीद है। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ये जो 2024 है ये थोड़ा अलग है। लास्ट ईयर मतलब ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्स कलेक्शन थोड़ा अलग था। लास्ट ईयर सरकार क्या बोली थी लास्ट ईयर के बजट में, कि जीएसटी में सबसे ज़्यादा इनकम, उसके बाद कंपनियों के ऊपर लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स, तीसरे नंबर पर इनकम टैक्स, फिर एक्साइज, फिर कस्टम वगैरह। खैर, कुल मिलाकर अपने देश में जितना प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए 100 करोड़, जिसको हम कहें कि जीडीपी है, तो उसका मुश्किल से 11% सरकार टैक्स में कलेक्ट कर पाती है। और उसके अंदर भी करीब 4.9% इनडायरेक्ट टैक्सेस से एंड 6.7% डायरेक्ट टैक्सेस से आता है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा पैसा वसूलती है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी वगैरह में थोड़ा कम आता है। ये सब याद रखना है, एमसीक्यू के अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्वांटम बेस्ड क्वेश्चन में आते रहता है। अब हम एक एक करके टैक्स देखते हैं और लेटेस्ट बजट में उसमें क्या सुधार किए वो समझते हैं। सबसे पहला, इनकम टैक्स। मान लीजिए कोई एक सैलरीड एम्प्लॉई है जो नौकरी करता है, सैलरी मिलती है, उसकी एज 60 से कम है, क्योंकि 60 के ऊपर वालों की अलग अलग स्लैब अलग होती है। अभी सारी चीज़ें समझ के हमने जो नए लर्नर्स हैं उसे मुझे कंफ्यूज नहीं करना है, तो हम आसान रखते हैं। 60 साल से कम उम्र है, सैलरी से पैसा कमाता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, खेती बाड़ी से नहीं कमा रहा है, क्योंकि खेती बाड़ी से कमाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मांग सकती है, यूनियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं मांग सकती। और उसकी सैलरी है मान लीजिए 7.5 लाख रुपए, तो न्यू टैक्स रिजीम जो नई कर प्रणाली है उसमें कितना टैक्स भरेगा वो। और हम लोग सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रह रहे हैं, एग्जाम के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम की हम तैयारी यहाँ नहीं कर रहे। हाँ तो समझो उसकी सैलरी कितनी है, 7.5 लाख रुपए। सरकार कहेगी कि देखो इसमें 50,000 तो तुम्हें ऐसे ही माफ कर दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यानी उसकी रकम बची 7 लाख रुपए। अब गवर्नमेंट कहेगी अच्छा ये जो 7 लाख है इसको हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम और इस पे तुमने इनकम टैक्स भरना है। और ये जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें चीज़ ऐसी है कि आप समझो अलग से आपने 1 लाख रुपए एलआईसी में इन्वेस्ट किए होते, पेंशन की कोई और स्कीम में आपने पैसा डाला होता, होम लोन लिया था उसका ब्याज भरना है, तो उसका कोई आपको माफ़ी मिलेगा, एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ऐसा है नहीं। ऐसी ये नई कर प्रणाली है। अब प्रश्न तो ये जो मेरी 7 लाख टैक्सेबल इनकम है उस पर कितना टैक्स भरना है, 5%, 10%, 15, 20, 30, तो वो डिपेंड करता है आप कौन से स्लैब में आते हैं। 3 लाख, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, आप समझो 3-3 लाख के गैप से ऊपर चल रहा है। अब असल में जो कैलकुलेशन होगी वो इससे थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड है। वो बात ऐसी कि अपनी टैक्सेबल इनकम थी 7 लाख रुपए, तो क्या सीधा 7 लाख रुपए पे मान लीजिए 10% टैक्स बनना, ऐसा नहीं है। अलग अलग बकेट्स होते हैं।
उसके अंदर आपने उन 7 लाख रुपए को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डालना है और फिर उस बकेट पे जो लेबल लिखा होगा उतना टैक्स उस पर भरना है। तो आप ये अपना पाइप लेके चलो जिसमें पानी नहीं पैसा बह रहा है और पहली बकेट है उसके अंदर आप मैक्सिमम 3 लाख रुपए भर सकते हैं और उस पर स्टिकर चिपकाए 0%। यानी आपके ये 7 लाख रुपए उसमें से आप मैक्सिमम 3 लाख रुपए पहली बकेट में डाल दो। तो 3 लाख डाले, लेबल कितना 0%, तो इनकम टैक्स कितना बनना है 0%। उसके बाद अब आप ये तो भर गया बकेट, अभी नेक्स्ट बाल्टी में जाओ और उसमें आप 3 लाख एकवा रुपया से लेके 6 लाख रुपए उसमें आप भर सकते हो। उसकी भी मैक्सिमम कैपेसिटी एक प्रकार से समझो 3 लाख ही हुई ना। हाँ तो उतना पैसा उधर डालोगे और उस बकेट पे लेबल डाला है 5%। हाँ तो इन 3 लाख पे 5% इनकम टैक्स मतलब कितना, करीब 15,000 आपको भरना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरी बकेट पे आप जाओ कि जिसमें 6 लाख एकवाय रुपए से लेके 9 लाख रुपए उसमें आप भर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम तो इधर भी 3 लाख ही भर सकते हैं, लेकिन समझो आपके पास 7 लाख थे, 3 लाख पहले में भरे, 3 लाख दूसरे में भरे, तो अब आपके पास बचा कितना, 1 लाख ही बचा है, राइट। तो ये थर्ड बकेट में आप 1 लाख भरोगे अभी। और उस पर कितना है, स्टिकर बोला है 10%, तो 10 लाख का 10% कितना, 10,000। 10,000 इनकम टैक्स भरना है। तो कुल मिलाकर इनकम टैक्स कितना भरना है, तीन बकेट में अपना पैसा खत्म हो गया टैक्सेबल 7 लाख रुपीज। हाँ तो 0 + 15 + 10 तो 25,000 इनकम टैक्स भरना है। दिस इज योर लाइबिलिटी। हालांकि सरकार ने कहा देखो तुम्हारी 7 लाख तक टैक्सेबल इनकम है तो हम तुमको रिबेट देंगे, कैशबैक देंगे, तुम्हारा माफ कर देंगे। तो सामने आपको उतनी ही इक्वल अमाउंट की टैक्स रिबेट मिल जाएगी। तो 25,000 भरना है तो सामने 25,000 आपका टैक्स रिबेट हो जाए, तो ±0। तो असल में आपको टैक्स कितना भरना है, जहां पे 0 रुपीज भरना है। दैट इज द न्यू टैक्स रिजीम। अब कुछ लोग कहेंगे तो क्या इसका मतलब ये किसी को टैक्स भरना ही नहीं, जितना भरना है उतना रिबेट मिल जाएगा? भाई ऐसा नहीं है, सबको रिबेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आयकर भरना नहीं है। ये तो होता है कि टैक्सेबल इनकम जिसकी 60 लाख तक हो उसको माफ है, उससे ज्यादा होगा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कोई भी, तो उनको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि उनको ऐसी कोई कैशबैक रिबेट नहीं मिलेगी। मान लीजिए किसी की टैक्सेबल इनकम 5.5 करोड़ होगी तो उसको करीब 2 करोड़ तो इनकम टैक्स, सेस, सरचार्ज ये सब भरना पड़ेगा, उसे कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। ये तो छोटे करदाताओं के लिए। हमने यहां पर कुछ नए वर्ड्स देखे कि टैक्स भरना है, करेक्ट, सेस भरना है, सरचार्ज भरना है। तो ये टैक्स, सेस, सरचार्ज ये सब क्या चीजें होती, न्यू टैक्स रिजिम और उसके अंदर सरचार्ज। वो ऐसा है कि वो अमीरों पे लगता है। जिसकी टैक्सेबल इनकम मान लीजिए 50 लाख से 1 करोड़ है तो उसको इनकम टैक्स तो भरना है, करेक्ट, उसके ऊपर 10%, उस इनकम टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज भी भरना है। से लेके वो अलग अलग 15, 25 अलग अलग स्लैब्स होते हैं। सरचार्ज क्या है, कैसे गिनते हैं, वो हम समझते हैं। मान लीजिए कोई अमीर आदमी है, उसको बोला गया तुम्हें 50,000 इनकम टैक्स भरना है। हाँ तो वो तो भरना ही है, लेकिन साथ ही साथ बोला जाएगा कि सपोज उसके ऊपर तुमने 10% सरचार्ज ऑन दैट इनकम टैक्स। ये जो 50,000 इनकम टैक्स भरना है इस पे 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज यानी कि अधिभार भी भरना है। हाँ तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000, तो 5,000 एक्स्ट्रा बना है, तो मतलब उसको भरना कितना है, 50,000 + 5,000 सरचार्ज बोल के 55,000 वो भरेगा। अब आपके तो मैंने ऐसा सीधा ही बोल दो ना कि भाई जो भी मान लीजिए 11% भरना, ये अलग से क्यों ऐसा किया? ऐसा अलग से केंद्र सरकार क्यों मांगती है, ताकि केंद्र ने राज्यों को उसमें से हिस्सा नहीं देना पड़े। समझो जो भी इनकम टैक्स या जीएसटी या कुछ सरकार ले रही है तो फिर फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोलेगा देखो इसके से अंदर से इतना इतना परसेंटेज आपने स्टेट्स को देना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो 14 माफ कीजिए 15 फाइनेंस कमीशन एनके सिंह का बना, उन्होंने बोला कि सरकार जो भी केंद्र सरकार टैक्स में कमाती है उसका 41% उसने स्टेट्स के साथ शेयर करना होगा, टैक्स डेवोल्यूशन करना होगा। तो इधर तो स्टेट्स को मजा मिल गया। अब यूनियन क्या चाहेगा, भाई ये तो मेरे तो हर चीज में से इतना 41% इनको चला जाएगा तो मुझे अपनी योजनाएं चलानी है, मैं कैसे चलाऊंगा? इसलिए वो क्या करते हैं, अलग से सेस, अलग से सरचार्ज मांगना शुरू करते हैं। तो ये जो 5,000 अलग से सरचार्ज मांगा उससे क्या फायदा है, यूनियन ने ये पैसा स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना है, वो अपनी योजनाओं में अपने मुताबिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन की जो भी सिफारिशें होती है उसमें ये वाला पार्ट को वो शेयर नहीं करवा सकते। तीसरा सरचार्ज हमने देखा, फिर तीसरा आता है कि ये जो इनकम टैक्स भरा उसके ऊपर आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर भी लगाना है, मान लीजिए 4%।
तो ये जो सेस है वो कैसे लगाते हैं कि देखो ये 50,000 इनकम टैक्स के ऊपर भी 4% भरना है और ये जो 5,000 सरचार्ज लगा उसके ऊपर भी 4% चढ़ेगा, ऐसा ये सेस है। हाँ, तो गिनती कैसे होगी कि वो 50,000 और उसके ऊपर 4% मतलब मल्टीप्लाई विद 0.04, तो 2,000 रुपये इनकम टैक्स के ऊपर सेस है। और ये जो सरचार्ज लगा था 5,000 उसके ऊपर भी 4% के हिसाब से जो भी हमारे 200 रुपये उसके ऊपर भी सेस है। तो कुल मिला के सेस कितना भरना है, 2,000 प्लस 200 मतलब 2,200। यानी कि कुल मिलाकर ये जो पार्टी थी, मालदार अमीर पार्टी थी, उसने कितना टैक्स भरना है, 50,000 इनकम टैक्स, 5,000 सरचार्ज, 2,200 सेस, तो जो भी 57,200 रुपीज़ टोटल बनने होंगे। तो ये हुआ टैक्स, सरचार्ज और सेस। इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के सेस सरचार्ज लगते हैं। पिछले साल मैंने पढ़ाया था फ्री सीरीज पूरी विन 23, आप देख लो, लिंक इधर नीचे होगा प्लेलिस्ट का। फिर से मैं नहीं पढ़ा रहा, उसका कारण मेरी कामचोरी है नहीं भाई, आप समझो। इंटरिम बजट है ना, उन्होंने एक लाइन में बोल दिया कि मैं इस नए बजट में कुछ चेंज नहीं करी टैक्स के मामले में, तो मतलब पिछले साल था वही है सब। सो प्लीज गो थ्रू दैट। देखिए, ये जो मैंने अभी आपको न्यू टैक्स रिजीम सिखाई, इसमें मैंने आपको बताया क्या खास बात है कि LIC वगैरह में आप पैसा कुछ भी इन्वेस्ट करो तो उसका कोई एक्स्ट्रा आपको छूट नहीं मिलता, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। जबकि जो पुरानी प्रणाली थी, ओल्ड टैक्स रिजीम, वो ऐसा था कि उसमें आप मान लीजिए आपके पास इतना पैसा है 7 लाख रुपए, फिर उसके अंदर से 1.5 लाख आपने LIC वगैरह में डाला तो उतना और माइनस हो जाएगा, फिर जो बचती होगी उस रकम में भरना है टैक्स वगैरह बोल के उसके स्लैब थोड़े अलग थे, 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख वगैरह, 0, 5, 20, 30। तो वो थी ओल्ड टैक्स रिजीम। अब प्रश्न, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम थी तो फिर न्यू टैक्स रिजीम क्यों लेके आए, तो वो खुद में ही 30 मिनट का मुद्दा है, और वो भी मैं फ्री में लास्ट ईयर पढ़ा ही चुका हूँ, तो उसमें नया कुछ है नहीं और सेम टू सेम जारी है, उसको देख लेना। एक लाइन में मुझे बताना हो तो देखो, ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसा है कि आप पैसा जितना सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे LIC वगैरह में, उतना आपको टैक्स में फायदा है। तो पब्लिक फिर क्या सेविंग ज़्यादा करेगी, शॉपिंग कम करेगी, क्योंकि उनके पास पैसा अवेलेबल नहीं होगा, सब लॉक हो जाएगा। तो कोरोना के बाद अगर इकोनॉमी को वापस खड़ा करना है तो आप उनको एनकरेज करना चाहते हैं कि भाई ये तुम सब इतना सब सेविंग मत करो, तुम दे धनाधन ऐश करो, पैसा उड़ाओ, तभी तो डिमांड बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो GDP बढ़ेगा। ऐसी सोच के साथ सरकार ने ये न्यू टैक्स रिजिम लेके आई है। और भी उसमें लंबी कहानी है, पर वो 30 मिनट का मुद्दा है, वो आप देख लेना, प्लेलिस्ट विन 23 सीरीज इसी चैनल में, वो सर्च मारो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, नीचे लिंक में भी होगा। सो प्लीज गो थ्रू लास्ट ईयर्स वीडियो, क्योंकि टैक्स रिजीम में ये इंटरिम बजट में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ईयर बोल के सरकार ने कोई सुधार किया नहीं है। और ऐसा नहीं कि मतलब सुपरफिशियल मैंने पढ़ा है, एडवांस लेवल के सारे टॉपिक भी उसमें फ्री में ही पढ़ा दिए। TDS TCS कितना लगेगा, विनफॉल टैक्स क्या, टैक्स बाउंसी क्या, से लेके बहुत कुछ। सो गो थ्रू दैट। देखिए, कल रात भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ईयर होता है तब सरकार इकोनॉमिक सर्वे लाएगी और फिर बजट लाएगी, जनरल बजट, जिसमें बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि ये तो चुनावी वर्ष है, इसलिए सरकार ने क्या बोला कि अभी तो हम इंटरिम बजट डाल रहे हैं जिसके अंदर कोई मेगा अनाउंसमेंट नहीं होंगे। इलेक्शन के बाद जो जनरल बजट आएगा हो सकता है उसमें मेगा अनाउंसमेंट हो, तो तब टैक्स में कुछ नया हमें पढ़ना पड़े। खैर, ये जो लेटेस्ट इंटरिम बजट आया उसके अंदर उन्होंने एक छोटी सी अपडेट दी है इनकम टैक्स के बारे में। कुल मिलाकर कई बार ये होता है आप टैक्स भरते हैं लेकिन बाद में नोटिस आ जाता है कि तुमने जो टैक्स भरा उसमें 10,000 और भरना था, तुम्हारा तो जो TDS कटा था उस हिसाब से मैच नहीं हो रहा है वगैरह। तो सरकार ने पाया कि 1962 से लेके 2009-10 तक बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें मान लो 10,000 25,000 छोटी छोटी रकम के केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करे हैं, उसमें नोटिस भेजे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि देखो ये सब मामूली सी रकम है, इन सबको हम बख्श देंगे, तो ये सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, विड्रॉवल ऑफ द केसेस बाय गवर्नमेंट। तो ऐसे जो भी केस है रफा दफा हो जाएंगे, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। उसी तरह 2010-11 से लेकर 2014-15 तक जिनको ऐसे नोटिस गए हों जिसमें अप टू 10,000 रुपये की टैक्स की नोटिस भेजी गई हो, तो वो सब भी रफा दफा कर देंगे, वो केस भी विड्रॉ कर देंगे। इसके कारण 1,000, माफ कीजिए, 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। तो ये एक सरकार ने नया अपडेट उसमें दिया है। खैर, हम वापस आते हैं। देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा ये लेक्चर के अंदर, कौन से टैक्स में सबसे कम ज़्यादा आमदनी होने वाली है, इनकम टैक्स और उसका न्यू टैक्स रिजीम, सेस सरचार्ज क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा। अभी आगे 4 और मुद्दे बाकी है। कंपनियों पे लगने वाले टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST, रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्या, ग्रॉस वर्सेस नेट टैक्स, नेट टैक्स रेवेन्यू क्या होता है वगैरह। इसका भी पावर पॉइंट अभी अपलोड करा दूंगा, पर हो सकता है सर्वर कैसी वगैरह, तो समझो कल तक तो हो ही जाएगा, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन।
मित्रों, ये जो इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं ये तो आपको एक टेस्ट देने के लिए, बाकी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है तो चाहे थियरी है, कंटेम्पररी इश्यूज, करंट अफेयर्स, सब कुछ के लिए मेरा लास्ट कोर्स 5 सितंबर से शुरू हुआ था, वो जनवरी में ख़त्म हुआ। अभी नेक्स्ट कोर्स 22 फेब से शुरू होगा, जिसके अंदर ये मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सब कुछ की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हम लोग करेंगे। लाइव लेक्चर होंगे, पावर पॉइंट, रैपिड डिवीजन, हैंड आउट, डाउट रेजोल्यूशन, वीकली टेस्ट, पीवाईक्यू, सब कुछ उसके अंदर शामिल है। और इसकी टाइमिंग गुरु, शुक्र, शनि, रवि रात को 9 बजे से लेक्चर होंगे, और नेक्स्ट वीक वेनसडे को उसकी टेस्ट होगी जो लास्ट वीक हमने पढ़ा उसकी, तो सिस्टेमेटिकली आपका रिवीजन भी चलता रहे। रात को मैं क्लास लेता हूं ताकि वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज स्टूडेंट, होम मेकर सब कोई उसको लाइव अटेंड कर सके। फिर भी लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप बार बार देख सकते हैं। और ये अनअकैडमी एक प्रकार से नेटफ्लिक्स है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आप इकोनॉमी का शो देख रहे हैं, बाकी भी जितने सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, सी सेट, एवरीथिंग अनलॉक्ड विद सिंगल सब्सक्रिप्शन। 2024, 25, 26 की आप तैयारी कर रहे हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अनलॉक मतलब फ्री डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो कोड इज munal.org। इसके अलावा मैं तो जो पढ़ाता हूँ आपको इधर परिचय है ये अपना यूट्यूब वगैरह से, और भी जो सब्जेक्ट के टीचर हैं वो भी अपनी स्पेशल ऐसी सीरीज जो चला रहे हैं। दिल्ली में फेब्रुआरी के 3rd वीक में बूट कैंप करेंगे हम लोग, मतलब वर्कशॉप, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर एकेडमिक मैराथन सेशंस चलेंगे। जैसे कि उस दिन मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमी की Win24 सीरीज, जिसमें मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस के पूरे साल के थियरी, मतलब पूरे साल के करंट अफेयर्स, और थियरी के नाम पे एडवांस टॉपिक्स जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से आजकल जो अतरंगी पूछा जा रहा है, तो हम और भी वो चीज़ें पढ़ेंगे। उसी तरह बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स भी अपना करेंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। खैर वापस आते हैं, हम जो पढ़ रहे थे टैक्सेस। टैक्सेस के अंदर एक और होता है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स कैसी बात है, मान लीजिए मैंने 10 लाख में मकान खरीदा और फिर मैं कुछ समय बाद उसको 12 लाख में बेचता हूं, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख रुपए। उस पर लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स, पूंजीगत लाभ कर। अब ये कितना लगेगा, 10%, 14%, कितना लगेगा, वो डिपेंड करता है कौन सी एसेट्स है। मतलब शेयर पे अलग लगेगा, व्हीकल है तो अलग, ज्वेलरी, पेंटिंग, बिटकॉइन अलग अलग। बिटकॉइन पे जैसे लगता है 30%, जो भी बिटकॉइन बेचने पर प्रॉफिट हुआ उस पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसमें यह भी होता है कुछ कि जैसे शेयर्स में टेन्योर, अवधि के हिसाब से, 1 साल के भीतर आपने खरीद के बेच दिया तो इतना लगेगा, 1 साल के बाद बेचा तो इतना लगेगा वगैरह। खैर अब हम बात करें टैक्सेस ऑन कंपनीज। तो देखिए टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल हमने देखा, एक तो क्या था, इनकम टैक्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कैपिटल गेन्स टैक्स, पिछला जो अभी स्लाइड था। एक जमाने में लगता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आप कंपनियों के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, उसके बाद वो आपको सामने डिविडेंड देता है, उस पर अलग से टैक्स लगता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बाद में सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। तो अभी ऐसा है कि जो भी डिविडेंड आप कमाते हैं वो सारी रकम पे इनकम टैक्स लगेगा। इसके अलावा शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ और भी टैक्स लगते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, ये भी लगते हैं। पर ये इतनी खास चीज़ें नहीं, उसमें मतलब नए बजट में कुछ बोला नहीं है। सो दिस वेर सम ऑफ द टैक्सेस। अब हम स्पेशल फोकस करते हैं कंपनियों के ऊपर। कंपनियों पे, कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर। ये जो भी 15% से लेके 40% हो सकता है, वो डिपेंड करता है पुरानी कंपनी है, नई कंपनी है, विदेशी कंपनी है वगैरह। सो प्रॉफिट ऑन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उस प्रॉफिट पे लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स। और जो एमआरपी है उस पर क्या लगता है वो आपको पता है भाई, एमआरपी पे तो जीएसटी लगता है। कुछ कंपनियां ये बोलती है कि हमारा तो कोई प्रॉफिट नहीं, लेकिन असल में वो क्या अपनी अकाउंट बुक्स में ऐसा सब मैजिक ट्रिक लगा लगा के कि हमारा प्रॉफिट नहीं है, तो ऐसी कंपनियों पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट लगता है। फिर जो कंपनियां हैं वो अपनी अगर एसेट्स को सेल करें, मान लीजिए वोडाफोन शेयर्स को बेचे या अपना कोई जमीन बेच दे, तो ये सब क्या हुआ, उसकी एसेट्स हुई। तो उस पे जो प्रॉफिट होगा उस पे लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स, जैसा कि एक एक इंसान के भी जो अपनी एसेट्स बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। कुछ बार लोग स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। अब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने में क्या सरकार छूट देती है कि कोई टैक्स नहीं लगे वगैरह, लेकिन फिर कर चोरी या कर टालने का संदिग्ध इरादा हो, विथ अ ड्यूबियस या सस्पिशियस केस, कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है,
ब्लैक का पैसा वाइट कर रहा है, कुछ 2 नंबर के काम हो रहे हैं। ऐसे केस में उन कंपनियों को जो इन्वेस्टमेंट में पैसा आ रहा था, इन्वेस्टमेंट में पैसा आ रहा था, उस पे लगता है एंजल टैक्स। हालांकि ज़्यादातर एंजल टैक्स के पुराने केस में तो सरकार ने सेटलमेंट कर दिया, तो ये ऐसी बड़ी चीज़ है नहीं, लेकिन एक ज़माने में ये भी था एंजल टैक्स ऑन स्टार्टअप कंपनी इन्वेस्टमेंट। फिर फेसबुक, जिसका काम है आपके सोशल मीडिया पर भाई, उसमें वो बहुत सारे एड्स दिखाता है, उसमें से वो पैसा कमाता है। मतलब जो भी बिजनेसमैन है जिसको अपना ऐड डिस्प्ले कराना है, वो लोग फेसबुक को पैसा देते होंगे। पर फिर फेसबुक भारत सरकार को अपने प्रॉफिट में से जो टैक्स भरना हो, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो वहाँ ना करें, नहीं भाई ये तो ये नहीं है, और हमारा सर्वर इंडिया में नहीं है, ये तो पूरा बिजनेस इंडिया में नहीं है वगैरह। उसी तरह नेटफ्लिक्स, जो एक प्रकार से डिजिटल एंटरटेनमेंट सर्विस आपको सेल कर रहा है, लेकिन ये लोग भारत के अंदर कर टालते थे। तो ऐसी जो फॉरेन डिजिटल एड, डिजिटल सर्विसेज, ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर भारत सरकार ने बोला, देखो तुमने जो भी चीज बेच रहे हो उसके ऊपर जो भी सपोज 2% इक्विलाइजेशन लेवाई लगेगा, या उसको हम गूगल टैक्स भी बोलते हैं। सो दैट इज इक्विलाइजेशन लेवाई। तो इतने सारे हमने टैक्स देखे, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन कंपनीज, एंजल टैक्स, इक्विलाइजेशन लेवाई। उसके अलावा छोटे मोटे और भी होंगे, विंडफॉल टैक्स वगैरह। इंटरिम बजट में इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए, मतलब पिछले साल जो था वो कैरी फॉरवर्ड किया है। हालांकि एक जगह पर स्पष्टता दी, सॉवेरिन वेल्थ फंड पे। सॉवेरिन वेल्थ फंड क्या होता है? सॉवेरिन मतलब संप्रभु पूरे देश का कोई सरकारी मामला है। यूएई नाम का जो देश है, उनकी सरकार के पास सरप्लस पैसा बचाओ, उनकी जो एसबीआई होगी, ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनी होगी, उनकी ओ ईपीएफओ जैसी संस्था होगी जिसने जनता से, वर्कर से पेंशन इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसा लिया हो, और उन सबके पास जो सरप्लस एक्स्ट्रा पैसा बचा है, तो वो लोग एक खोखे में भर देते हैं, उसको बोलेंगे सॉवेरिन वेल्थ फंड। उसको चलाने वाली जो संस्था या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो इसको हम बोलते हैं सॉवेरिन वेल्थ फंड। अब सॉवेरिन वेल्थ फंड क्या करेगा? पूरे देश का ऐसा पैसा वो अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग देशों में इन्वेस्ट करेगा। अब ऐसा पैसा वो भारत में इन्वेस्ट करे। गुजरात के अंदर एक गिफ्ट सिटी है जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। वो ऐसा चीज है कि वहां पर जो भी पैसा इन्वेस्ट करो उस पर 0% टैक्स है। तो ये अबू धाबी वालों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया कि गिफ्ट सिटी में जो भी कोई कंपनी हो, जो भी कोई प्रॉपर्टी, उन्होंने कुछ पैसा डाला हो, अब उनको प्रॉफिट होगा, यस। लेकिन उस प्रॉफिट पे कितना टैक्स? तो मैंने आपको बताया भाई 0% टैक्स, कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं, कोई कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं, कुछ नहीं। एक प्रकार से हम कहें कि टैक्स हॉलीडे दिया गया, करों में छुट्टी। लेकिन ऐसा जो टैक्स हॉलीडे होता है उसकी डेडलाइन होती है, कि पहले बोला था 2024 की 31 मार्च तक ऐसी हॉलीडे रहेगी, उसके बाद तो टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अब भारत सरकार को लगा नहीं, अभी भी इतनी सारे फॉरेनर्स अभी आए नहीं है और अटैक करना है, तो उन्होंने इस टैक्स हॉलीडे को एक साल और एक्सटेंड कर दिया, 31 मार्च 2025 तक टैक्स हॉलीडे जारी रहेगा। ऐसा ये लेटेस्ट बजट 2024 में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा ये जो भी टैक्स के मैंने अभी आपको नाम लिए कंपनी वालों के, वो सब के एडवांस सुकून से मैंने 30-30 मिनट सब पढ़ा है। वो Win23 सीरीज फ्री प्लेलिस्ट है, देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और खासकर जीएसटी के ऊपर हम ध्यान देते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स तो हमने देख ली, इनकम टैक्स जिसमें सरकार को उम्मीद है कि 2024 में हमको सबसे ज्यादा आमदनी होगी। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है, उसमें सरकार को लगता है थर्ड हाईएस्ट आमदनी हमको वहां से होगी। अब बाकी जो टैक्स हैं, आप कहेंगे तुमने इसमें सीजीटी और वो सब एंजल टैक्स का तो नाम लिया नहीं। अब समझो, ये जितने भी बाकी टैक्स हो, सपोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, तो वो सबको सरकार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से नहीं दिखाती। वो क्या करेंगे कि डिपेंडिंग, अगर व्यक्ति पे लगा है तो टैक्स ऑन इनकम ऐसा बोल के ये जो पहला नंबर है उसमें गिन लेंगे, और अगर कंपनी पे लगा है तो कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर वो साथ में गिन के दिखा देंगे। तो क्लैरिटी से, मतलब कैपिटल गेन्स टैक्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह को अलग से दिखाया नहीं जाता। ये मैं आपको सीधा स्क्रीनशॉट दिखाऊं, ये देखिए, ये है असली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आप देखो, है कहीं पर वो मेन चीज की ही बात करते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम वगैरह। अलग से खुल के छोटे छोटे टैक्स की वहां पर बात नहीं होती। खैर, हम वापस आते अपना जो मेन काम था, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि परोक्ष कर।
कि आपने गाड़ी खरीदी, आप प्राइस प्लस जीएसटी दुकानदार को देते हैं और दुकानदार जीएसटी सरकार में जमा करता है। जाने लायक इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क। 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स। हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स कौन से 5? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल और डीजल। इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। इनके ऊपर केंद्र सरकार मांगती है अपनी एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, और राज्य सरकार मांगते हैं अपने वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो बेची जाती है, दारू लिकर जो बेची जाती है, उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स मांगता है, उन पे जीएसटी नहीं। तो वो कुछ खास किस्से हैं। तो ऐसी खास किस्सों को, एक्सेप्शनल केसेस को हम इग्नोर करें तो बाकी जितनी चीजें हैं, जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं, बिस्किट है, कार है, स्मार्टफोन है, कोचिंग सर्विस है, कुछ भी, उन सब चीजों पे क्या लगता है? जीएसटी। हाँ, तो बाकी सब चीजों पे जीएसटी। टॉबेको प्रोडक्ट्स, ये गुटखा वगैरह, वो भी एक खास केस है। वो ऐसा है कि उस पर जीएसटी लगता है, करेक्ट। एडिशनली एक और चीज लगती है, एनसीसीडी, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। और ये ऐसा टैक्स है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उसको अलग से यूज किया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ये हैं। अब यहां पर आप देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे मैंने आपको बताया कस्टम्स ड्यूटी ली जाती है। कस्टम ड्यूटी के अंदर कॉमन सेंस लगाओ, सरकार क्या करेगी? अगर हम बाहर से कुछ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स जैसे माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो भारत में आएंगे, उससे हमको कुछ जो भी कार बनानी है, लैपटॉप बनाना है, तो ऐसी चीज़ों पर कस्टम्स ड्यूटी उनके इंपोर्ट पे कम की जाएगी। लेकिन बाहर से मान लीजिए चाइना से कोई ज्वेलरी या कार या वीडियो गेम्स हम इंपोर्ट करें, तो लोकल इंडस्ट्री का कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे फिनिश्ड इंपोर्टेड गुड्स पर सरकार टैक्स ज़्यादा बढ़ाती। मान लीजिए लगे कि एडिबल ऑयल, खाद्य तेल या कोई चीज़ की भारत में शॉर्टेज है, तंगी हो गई है और वो चीज़ महंगी हो रही है, तो बाहर से अगर हम इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम ऑयल या एडिबल ऑयल मंगवाते होंगे तो उस पर हम कस्टम्स ड्यूटी कम कर देंगे ताकि भारत में वो चीज़ सस्ते में मिले। ऑन दी अदर हैंड, हम जब कोई चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा हो तो सरकार उसको चाहेगी नहीं, लोकल इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है, तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट पे टैक्स को बढ़ाया जाए, कस्टम्स ड्यूटी को। फिनिश गुड्स पे वो कम रखेंगे। और अगर कोई चीज़ भारत में गेहूं चावल कुछ शॉर्टेज हो रहा है तो उसका एक्सपोर्ट रोकने के लिए उसके ऊपर सरकार टैक्स बढ़ा देगी। तो कस्टम्स ड्यूटी का यूजुअली ये हिसाब होता है। फिर हम बॉल बाय बॉल कमेंट इस पे कम किया ज़्यादा किया, वो नहीं भी पढ़ाओ तो भी सेट हो जाता है एमसीक्यू के अंदर। तो नए बजट में वैसे भी उसके अंदर कोई सुधार है नहीं, क्योंकि इलेक्शन है बोल के सुधार है नहीं। अब मेन चीज़ पे आते हैं, वो है जीएसटी। मान लीजिए हरियाणा में एक 10 लाख रुपए की गाड़ी मैन्युफैक्चर हो और उसको केरला में कोई कस्टमर खरीदता है, तो ये जो भी गाड़ी है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। कितना? 28%। उसको बोले आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसका बंटवारा होगा, वो बंटवारा ऐसा होगा कि 14%, मतलब आधा हिस्सा तो केंद्र सरकार अपने हाथ में रख लेगी, बोलेगी सीजीएसटी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और बाकी का आधा हिस्सा मतलब 14% स्टेट को दे दिया जाएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब प्रश्न है कि ये 14% किसको मिलेगा? हरियाणा को नहीं मिलेगा। कस्टमर क्योंकि केरला में बैठा है तो केरला को मिलेगा। गाड़ी भले हरियाणा में बनी लेकिन ग्राहक तो केरला में बैठा है ना, तो केरल राज्य सरकार को एसजीएसटी का हिस्सा मिलेगा। आपका ये तो गलत हो रहा है भाई, ऐसा ही है क्योंकि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में बना, उसके अंदर ये जीएसटी चीज को मतलब संविधान में लिखवाया गया और उस हिसाब से 2017 से ये चीज लागू हुई है। उसमें ऐसा ही है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंजम्पशन। शब्दों पे गौर करें। डेस्टिनेशन मतलब ग्राहक किधर है, बराबर, उसके ऊपर लगने वाला, उसके कंजम्पशन, उसकी खरीद पे लगने वाला ये टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब कस्टमर ने शोरूम के मालिक को देना है और शोरूम के मालिक ने सरकार में जमा करना है। अब जो लेटेस्ट बजट आया उसने डेटा दिया है कि भाई हमें उम्मीद है 2024 में जीएसटी के अंदर 10.6 लाख करोड़ रुपीज आएंगे। प्रश्न है तो ये किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि देखो सीजीएसटी के नाम पे करीब 9 लाख करोड़ आएंगे और सॉफ्ट ड्रिंक, विमल गुटखा, कार्स वगैरह कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर सरकार जीएसटी के अलावा एक और सेस लगाता है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। कॉम्पेंसेशन मतलब क्या? मुआवजा। मुआवजा किसको देना है? यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को देना है, क्योंकि स्टेट्स की शिकायत ये है कि भाई ये तो हमारा तो पहला वैट सिस्टम था, उसमें ज़्यादा कमाई होती थी, ये तुम्हारे जीएसटी में तो आधा हिस्सा तो इधर जाता है हमारा। तो हरियाणा वाले बोले देखो हमने तो मैन्युफैक्चर किया फिर भी हमको कुछ नहीं मिला, वगैरह वगैरह।
हाँ, तो उनके लॉस की भरपाई के लिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस है, वो भी लिया जाता है, वो करीब 1.5 लाख करोड़ है। तो जो सरकार बोल रही है लेटेस्ट बजट में कि देखो हमें जीएसटी के अंदर, ये ग्राफ में 10,67,000 करोड़ की कुछ इनकम होगी जीएसटी से 2024 में। तो सरकार ये जो आंकड़ा दिखा रही है वो किसका आंकड़ा दिखा रही है? तो जवाब है एक तो सीजीएसटी का, दूसरा जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का, उन दोनों की वो बात करी। स्टेट गवर्नमेंट को जो एसजीएसटी जाता है वो तो चीज ही अलग है, समझो सरकार उसकी बात नहीं करी, वो अलग है। सो डू नॉट मिक्स अप। हाँ, तो हमने देखा ये जीएसटी। अब जीएसटी के अंदर भी ये तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग रेट लगता है। आप कोई पब्लिक लाइब्रेरी की मेंबरशिप भरते हैं 100 रुपए, उस पर जीएसटी है क्या? नहीं, जीरो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से आप नॉर्मल एनवेलॉप खरीदते हैं, स्टैम्प खरीदते हैं, उस पर जीएसटी है नहीं। हालांकि फिर स्पीड पोस्ट या प्रीमियम सर्विस यूज करोगे तो जीएसटी लगे। उसी तरह आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदते हो, कोई जीएसटी नहीं। फिर कुछ चीजें होंगी जैसे प्लम्बिंग सर्विस 5%, कुछ दवाइयां जिसपे 5% बोल के वो धीरे धीरे अलग अलग होता है, 12% होता है, कोचिंग सर्विस पे 18%, सपोज बिस्किट केक वगैरह पे 18%, और हाईएस्ट स्लैब होता है 28%, जो कि विलासिता वाली लग्जरी गुड्स या सिंफुल गुड्स पे लगता हो, जैसे कि कैसीनो, लॉटरी, गैम्बलिंग टाइप की चीज़ हैं, गाड़ियां हैं, गुटखा है वगैरह। और ये जो गाड़ी गुटखा वगैरह है उसके ऊपर जीएसटी के अलावा एक और भी चीज़ लगती है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, जिससे स्टेट्स के लॉस की भरपाई की जाएगी। अब ये सब तो चल ही रहा था। लास्ट 1 ईयर के अंदर क्या मतलब बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ हुई है, वो है गेमिंग और फैंटेसी, ये जो भी ड्रीम इलेवन टाइप की जो चीज़ें चलती हैं उस पर जीएसटी क्या और कितना लगेगा, उस पर कुछ दुविधा थी, सरकार ने क्लैरिटी दी। मान लीजिए आप ऐसी जो भी ये फैंटेसी स्पोर्ट्स गैमलिंग टाइप की ऐप है, आपने 100 रुपए का बेट यानी दाव लगाया, तो सरकार ने बोला देखो इस पे 28% जीएसटी लगेगा। फिर आपने दाव लगा के जो भी जुआ खेला या जो आप उसको बोलते हैं गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ लक है, 10,000 आपने इनाम जीता, तो उस इनाम के ऊपर फिर जीएसटी नहीं है। क्योंकि आप समझो आपने 100 रुपए लगाए, ऐसे और भी लोगों ने 100-100 रुपए लगाए होंगे ना, जो भी 50-100 हजार लोग थे, तो जीएसटी उधर से सरकार ने निचोड़ दिया, इसलिए दूसरे स्टेज पे वो वापस नहीं मांग रही। थर्ड, अगर आप ये 10,000 विड्रॉ नहीं करते और उसे और नेक्स्ट 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 बैटिंग या दाव लगाते रहते तो फिर सब्सिक्वेंट स्टेज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। प्रश्न तो फिर इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं? इनकम टैक्स कमाई पे लगता है, तो जब आपने 100 रुपए का दाव लगाया उस पर जीएसटी लगा बराबर, पर उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फिर आपने जो 10,000 जीता यानी कमाया, हाँ, तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। वो ऐसा कि 30% टीडीएस, मतलब 10,000 आपने जीता तो गेमिंग कंपनी वाला आपको सिर्फ 7,000 देगा, और आपका पान कार्ड नंबर लेके 3,000 वो सरकार में जमा कर देगा। फिर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना है, और उसमें फिर आपका जो स्लैब आता होगा उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। सो यस, विनिंग पे तो इनकम टैक्स होगा। क्या आपने वो जीती हुई रकम को वापस दाव पे लगाओगे तो वापस चढ़ेगा? नहीं, ऐसा सब्सिक्वेंट स्टेज पे चढ़ते नहीं रहेगा, जब तक कि आप फाइनल अमाउंट जो विड्रॉ करोगे तब टीडीएस में वो काट लेंगे। तो वो स्पष्टता दी गई। कुल मिलाकर ये सारे अलग अलग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस हमने देखे। अब बात चलती है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्या है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल का मतलब क्या? उम्मीद से कम पैसा निकल के आए। कि मान लीजिए ऋतिक रोशन की कौन सी फाइटर मूवी आई, अब उनको 500 करोड़ कमाना हो और कमाए सिर्फ 300 करोड़, तो शॉर्टफॉल हो गया 200 का। सो दैट इज शॉर्टफॉल। फॉर एग्जाम्पल 2019-20 के अंदर जो बजट आया, बजट कब आता है? 1 फेब को। तो सरकार ने उम्मीद की थी, बजट एस्टिमेट, कि हमें 19.62 लाख करोड़ रुपीस की कमाई होगी। लेकिन वो पूरा साल स्लो डाउन चलता था। उसका एक कारण ये भी था, ये भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स होते हैं गाड़ी का, 5 से जो भी, तो 4 के बाद क्या 5 आएगा, 6 आएगा, कौन सी तारीख से आएगा? भारत सरकार अलग बोल रही थी, सुप्रीम कोर्ट अलग बोल रही थी। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अभी गाड़ी नहीं खरीदनी है, जो बाद में आएगा तो देखेंगे। तो कार की सेल डाउन हुई, उसके चलते स्टील, प्लास्टिक, रबर की सेल भी डाउन हुई। कंपनियों ने 4-4 हजार लोगों को, मारुति कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। तो ये सब का परिणाम सोचो क्या होता होगा। कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया तो कॉर्पोरेशन टैक्स कम लगाएगा, भरेगा। लोगों की नौकरी चली गई, इनकम टैक्स कम भरेंगे। गाड़ी खुद कम बिक रही है तो गाड़ी पे जो जीएसटी लगता था वो कम आएगा। तो उम्मीद से कम पैसा आया। तो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, सरकार पता भाई हम तो 19 की गिनती में चले, 16 लाख करोड़ रुपीज का ही इनकम हुआ है, तो उस हिसाब से जो भी 2.78 लाख करोड़ रुपीज उम्मीद से कम आया, तो उसे हम क्या बोलेंगे?
रेवेन्यू शॉर्टफॉल, राजस्व की कमी। खुशी की बात यह है कि 2019 के बाद से अब रेवेन्यू शॉर्टफॉल आना बंद हो गया है। 2020 में भी आप देखो और 21 में भी देखो, उम्मीद से ज्यादा पैसा सरकार को आया। मतलब उन्होंने प्लान किया कि हमको 22 लाख करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो तो 27 कम आ गए। तो रेवेन्यू सरप्लस कैसे हो गया भाई? और खासकर कोरोना के दौरान भी। उसका कारण यह हुआ कि सरकार ने उस जमाने में पेट्रोल डीजल पर अलग अलग समय पे वो एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाते रहे, तो स्वाभाविक है उनको ज्यादा पैसा आता रहा। करते करते ये जो 2023-24 वाला फाइनेंशियल ईयर जो अभी अप्रैल में खत्म होगा, सरकार की ये उम्मीद है कि इसमें भी हमको सरप्लस ही होने वाला है। ऐसा उन्होंने लेटेस्ट 2024 का बजट जो कल 1 फेब को आया था उसमें बोला कि हाँ भाई इसमें भी सरप्लस ही आ जाएगा फॉर 2023, 1 अप्रैल टू 2024 31 मार्च। ये भी याद रखना है, कुछ मुझे याद है मेरे ख्याल से सीएपीएफ में एक बार ऐसा पूछा था कि किस वाले में सरप्लस है, किस वाले में मतलब शॉर्टफॉल है। आखिरी मुद्दा है ग्रॉस वर्सेस नेट टैक्स रेवेन्यू। कुल मिलाकर हमने ये जितने टैक्स अभी तक पढ़े उसमें सरकार को उम्मीद है कि 2024 में 38 लाख करोड़ रुपीज हम कमाएंगे। तो वो बोल रहे टैक्स सेस सरचार्ज कुल मिलाकर 38 लाख करोड़ रुपीज हम कमाएंगे। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, सकल कर राजस्व। लेकिन आप समझो ये जो 38 लाख करोड़ रुपीज है ये सरकार अपनी छाती पे बांध के नहीं ले जा सकती, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के हिसाब से उन्होंने नीचे स्टेट्स को 41% देना पड़ेगा। तो ऐसा जो टैक्स डेवल्यूशन होगा, कर अंतरण, उसमें सरकार ने बोला 12 लाख करोड़ रुपए तो नीचे स्टेट्स को जाएंगे। हाँ तो ये 38 है, उसमें से 12 लाख करोड़ रुपीज तो स्टेट्स को चले जाएंगे टैक्स डेवल्यूशन के नाम पे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई देखो 12 डिवाइडेड बाय 38 करो तो करीब 32% आता है, और तुम तो कब से बोले कि फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के हिसाब से 41% टैक्स का पैसा नीचे जाना चाहिए। यू आर राइट, लेकिन ये 38 जो है उसमें टैक्स, सेस और सरचार्ज भी है, और मैंने आपको आगे ही बताया कि फाइनेंस कमीशन जो नीचे दिलवाता है उसमें सेस और सरचार्ज की रकम शेयर नहीं होगी। इस कारण से 12 डिवाइडेड बाय 38 करोगे तो 41 नहीं आएगा। खैर, तो ये भी पैसा चला गया, ये यूनियन गवर्नमेंट के पास पेंडिंग के लिए खर्चा करने के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट ड्यूटी जो गुटखा वगैरह पे लगती है, और वो पैसा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लॉक हो जाता है, तो करीब 9,400 करोड़ उसमें लॉक हो जाएंगे। तो ये सब माइनस करने के बाद, मतलब 38 माइनस फाइनेंस कमीशन का 12 लाख करोड़ माइनस ये जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का 9,000 करोड़, ये सब माइनस करो तो जा भाई करीब 26 लाख करोड़ वो शुद्ध रूप से यूनियन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है कि वो अपनी मर्जी से अलग अलग कामों में स्पेंड कर सके। तो उसे कहा जाता है नेट टैक्स रेवेन्यू, यानी शुद्ध कर राजस्व। अब कुछ लोग कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, तो इस हिसाब से इसमें ये वाला क्यों माइनस नहीं किया, तो मिलिट्री का भी माइनस करना था वगैरह वगैरह, वो भी पैसा अवेलेबल नहीं होगा, बाकी चीज़ों में स्पेंड करें। भाई आप समझो, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो ये बजट बनाता है, जिसको सीएजी ऑडिट करता है, उन्होंने ये प्रकार की अकाउंटिंग सिस्टम अपना के रखी है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसमें आप गिनती करो क्या है, ये सब ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इसका बराबर लेस एनसीसीडी बराबर लेस स्टेट शेयर वगैरह करके जो आए उसे हम कहते हैं नेट टैक्स रेवेन्यू। तो अब वही उनकी फॉर्मूला है, तो इसलिए तो भाई इस वीडियो सीरीज का नाम मैंने रखा है क्या, रट्टा मारो जिंदाबाद। इस सीरीज का नाम ही है रट्टा मारो जिंदाबाद, मतलब वाई दिस वाई दैट उस पंचायत में पढ़ना नहीं है, यही है, इसको एक्सेप्ट करो, एग्जाम पास करो। आप पुराने पेपर देख लो कि कहाँ वो उस पंचायत में गए हैं कि हमको दिमाग खर्च करना चाहिए। कुल मिला के बड़ा चित्र फिर क्या होगा कि बजट जिसका एक तरफ रेवेन्यू पार्ट है, एक तरफ कैपिटल पार्ट है, बराबर, उसके अंदर रेवेन्यू पार्ट के अंदर जो इनकम होती है या रेवेन्यू रिसीट, जो दो प्रकार की होती है। टैक्स में जो कमाते हैं, जो अभी हमने देखा कितना कमाए, 38 लाख करोड़, लेकिन उसमें बहुत सारा इधर उधर लॉक हो जाएगा, तो हाथ में कितना बच्चा है, 26 लाख करोड़, जिसको हम कहते हैं नेट टैक्स रेवेन्यू। उसके अलावा ये रेलवे टिकट, डिविडेंड ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, उन सब से वो करीब 4 लाख कमा लेंगे, 4 लाख करोड़। तो 26 लाख करोड़ टैक्स का है शुद्ध रूप से, 4 लाख करोड़ नॉन टैक्स का है बोल के, 30 लाख करोड़ उनकी रेवेन्यू रिसीट होगी। लेकिन सामने रेवेन्यू के खर्चे, मतलब जो कल रात मैंने आपको सिखाया था, सब सैलरी, ग्रांट, फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह, उसमें
उनका खर्चा ही 36 लाख करोड़ का है, तो उनका लॉस हो जाए कितना, 6 लाख करोड़, 650 कुछ था, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। और बाकी भी चीज़ें वो कल रात के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, तो मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा। जिन्होंने नहीं देखा तो कल का वापस से देख के आओ, पार्ट्स ऑफ द बजट एंड डेफिसिट्स और उसकी फॉर्मूला और डेटा। आज हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया, टैक्सेस। अभी पार्ट 3 आखिरी मुद्दा बाकी है कि अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज और बजट में उसके बारे में क्या बोला गया। सो ओनली लास्ट पार्ट इज लेफ्ट। मैं सोच रहा हूँ इसको संडे करूंगा ताकि मुझे थोड़ा सुकून से पावर पॉइंट बनाने का मौका मिले। ये वाली चीज में मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आप समझो नया तो कोई टैक्स है ही नहीं, बराबर, तो पुराना ही जो था उसी को मुझे थोड़े इधर उधर लेबल ही चेंज करने थे। तो ये तो आसानी से खत्म हो गया टैक्स वाला लेक्चर, लेकिन स्कीम वाला है, उसमें सुकून से देखना पड़े क्या कुछ नया आया है, क्या उसमें नया बोला गया है। दैट विल डू। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वो तीसरा वीडियो है आपका मिस नहीं हो जाए। बाकी अगर आप यूपीएससी 2024 25 26 की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, मेरा इकोनॉमी का भी कोर्स शुरू हो रहा है फरवरी वीक 4 से, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डिस्काउंट कोड इज moona.org। दिल्ली में फरवरी वीक 3 में बूट कैंप होगा। अलग से जो पुराने मेरे विद्यार्थी हैं उनके लिए फ्री इकोनॉमी अपडेट सीरीज विन 24 होगी वीक 3 से, वगैरह सब चलता रहेगा चैनल के अंदर, वो कम्युनिटी सेक्शन में आप अपडेट्स देखते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स क्रैक इट।